स्वागत है आपका एक नए YouTube वीडियो में। और ये वीडियो प्रीवियस वीडियो पिवट्स पॉइंट का एक सक्सेसर वीडियो होने वाली है। रीज़न ये है कि वो वीडियो में मैंने आपको पिवट्स पॉइंट के बारे में एक बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में बताया था कि आप पिवट्स पॉइंट्स को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। पिवट्स पॉइंट अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का जो ये कंटिन्यू वीडियो पार्ट 2 आप कह लीजिए, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पिवट्स पॉइंट को आप मल्टीपल टाइम किस तरीके से यूज़ किए कर सकते हैं और आप ये कैसे देख पाएंगे कि पिवट्स पॉइंट के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं वो उस पर आपको ट्रेड कैसे इनिशिएट करना है, आपको किन कैंडल्स का उसमें यूज़ करना है, किस कैंडल को आपको अवॉइड करना है। तो वो सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, मूव करते हैं और देखते हैं कि अपने पिवट्स पॉइंट को अपने चार्ट पर हम कैसे अप्लाई करते हैं और पिवट्स पॉइंट के द्वारा हम इसमें ट्रेड को कैसे इनिशिएट कर सकते हैं और किस तरह की कैंडल पे हमारा ट्रेड बनता है और किस तरह की कैंडल्स को हमें यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली ये जो एक सेटअप है ये आपको इस चीज़ के लिए आपको एक हेल्प करेगा कि आप मार्केट में होते हैं बट आप प्रॉपरली अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये जानने में प्रॉब्लम हो रही है कि मार्केट का अभी सेंटिमेंट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। तो पिवट्स पॉइंट क्या करता है, प्रीवियस डे के ओपन हाई और ओपन जो भी लो होता है और मिड, इन तीनों प्राइजेस का एक कैलकुलेटेड वर्जन ये निकाल के आपके लिए आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ कर देता है। अब आप देखिए इस चार्ट में सबसे पहले अगर आपको पिवट्स पॉइंट लगाना है, मैं यहाँ से इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, ये इंडिकेटर का जो ये सेक्शन है आप इसमें आइएगा और इंडिकेटर के इस वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स नज़र आते हैं। इसमें जो ये पिवट्स पॉइंट स्टैंडर्ड है आपको ये वाला चुनना है। ध्यान रखिएगा, पिवट्स पॉइंट स्टैंडर्ड ये वाला आपको अपनी चार्ट पे अप्लाई करना है। ये वाला बहुत ही सही इंडिकेटर है। इसका यूज़ कैसे करते हैं और ये क्या क्या काम करने वाला है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप पिवट्स पॉइंट स्टैंडर्ड को आप क्लिक करते हैं तो ये चार्ट पे कुछ इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। अब आप चार्ट पे ये अप्लाई हो गया तो इसको देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें इतनी सारी लाइनें क्यों बनी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ये उस दिन की या किसी भी पर्टिकुलर दिन के लिए एक मार्केट की मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है ये वो डिफाइन करता है। और जो ये पी से आपको डिनोट किया हुआ है, इस पी का मतलब होता है कि ये आज की डे का मिड पॉइंट हो सकता है और इस पॉइंट से अगर आपका जो मार्केट है इससे ऊपर की तरफ मूव करेगा तो आप ये देख लीजिएगा कि मार्केट का जो आज का सेंटीमेंट है वो बुलिश रहने वाला है। और अगर दूसरे केस में अगर आपकी पिवट्स पॉइंट जो है इसके मिड प्राइस को ब्रेक करते हुए अगर आपका प्राइस डाउन 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 जाने की कोशिश करता है तो आज पर्टिकुलर डे के लिए ये जो मार्केट का सेंटीमेंट होने वाला है वो आपका बेयरिश होने वाला है। तो उसमें आप कॉल का ट्रेड कभी भी सोचेंगे नहीं। जब आपका सेंटीमेंट आज की डेट में बुलिश है तो आप पुट के ट्रेड को अवॉइड करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्लैरिटी आपको ये मिल गई है पिवट्स पॉइंट को अप्लाई करने के साथ ही कि मार्केट की डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी कि अगर मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। तो बेसिकली आपके मन में होने वाली कंफ्यूजन कि कॉल लेना है या पुट लेना है वो आप उसको हटा सकते हैं। आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत से लोगों का ऐसा लगता होगा कि इतने सारे जो ये लाइंस हैं ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसको हम कैसे डील करेंगे, इनके संग कैसे काम करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बेसिकली एक इंडिकेटर के साथ आपकी कुछ सेटिंग्स इनबिल्ड रहती हैं। इसको मैंने स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई किया हुआ था। अगर आप चाहते हैं कि आप में पिवट्स के बाद रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 5 ये 5 किसी भी पर्टिकुलर डे के लिए ये 1, 2, 3, 4, 5 रेजिस्टेंस तक भी मार्केट अप ट्रेंड में जा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मार्केट गिरना शुरू करता है तो सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, सपोर्ट 5 ये मैक्सिमम रेंज होती है। मार्केट इस रेंज को टच भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है उस दिन मार्केट कितना वॉलेटाइल है,
किस तरीके की वॉल्यूम जनरेट हो रही है, वाई कैसा क्रिएट हो रहा है, तो उसके बेसिस पे ये काम करता है। हमें इनके फंडामेंटल और इतने डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं, हमें सिर्फ उतने ही, मैं आपको बेसिकली सिर्फ वो चीज़ बताने वाला हूँ जो जिसको जानकर आप अपने ट्रेड को ईजी वे में परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको ये 5 तक आपको नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप वापस से इसकी सेटिंग में जाइए और पीवट्स पॉइंट की जो ये सेटिंग है, अब मैंने ये 5 तक क्लिक किया, आप 5 और 4 को अगर आप हटा देते तो मार्केट यहाँ तक रहता है, बट क्योंकि मार्केट की रेंज तो इससे भी नीचे जा रही है ना, तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे, तो आप 4 तक ले सकते हैं, 5 तक ले सकते हैं। मैं बेसिकली पूरा जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है उसी को रखना प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि अगर 4 के बाद भी मार्केट नीचे जा रहा है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि S5 सपोर्ट 5 कहाँ पे रहने वाला है, वो कौन सी वैल्यू है जहाँ से मार्केट के पलटने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप रेजिस्टेंस साइज में देखेंगे, रेजिस्टेंस में भी 1 2 3 4 है, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही लगे रहना सही रहता है। ठीक है, चलिए पिवट्स पॉइंट में हम ट्रेड के बारे में देखते हैं। रैंडमली कोई डेट खुली हुई थी, अब ये कौन सी है पता नहीं, एक बार देख लेते हैं। 17 दिसंबर के आसपास का डेटा है। अब आप ये देखिए 17 दिसंबर का जो डेटा था, इसमें आपने पिवट्स पॉइंट, सबसे पहली बात है कि जैसे ही 9:15 होते हैं तो ये पिवट्स पॉइंट की लाइन ऑटोमेटिकली आपके लिए प्लॉट हो जाएगी और ये थ्रू आउट पूरे डे के लिए सेम रहने वाली हैं, ये डायनेमिक नहीं होती हैं, चेंज नहीं होती हैं। तो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मॉर्निंग से आपको पता हो चल जाते हैं कि मार्केट के लिए सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है और कहाँ कहाँ से मार्केट के पलटने के चांसेस रहते हैं, कहाँ कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। और इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको अपडेट नहीं कर पाया था। वो एक क्विक वीडियो थी, सिर्फ एक पिवट्स पॉइंट से आपने ट्रेड कैसे इनिशिएट किया, कुछ इस टाइप की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये पिवट्स पॉइंट है, इस लाइन की, इस इंडिकेटर में जो ये लाइन थी, इसकी अपने आप में बहुत अहमियत होती है। ये आपका जो मिड पॉइंट होता है, आप ये देखिए इस प्राइस को, आप इसका मिडिल, आज की डे का मिडिल प्राइस आप मान के चलिए। अगर मार्केट इससे ऊपर जाएगा तो आपको पता है कि बुलिश रहना है, इससे नीचे जाएगा तो बेरिश रहना है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था। अब अगर पर्टिकुलर इस डे की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है मार्केट की ओपनिंग जो होती है ना, ये मार्केट की ओपनिंग ही होती है, सपोर्ट के आसपास होती है, पिवट्स पॉइंट से नीचे होती है। ठीक है, अब पिवट्स पॉइंट के नीचे हैं तो आज की डे में क्योंकि ये गैप डाउन ओपन हुआ था तो पहली कैंडल आपकी यहाँ पर बनती है। दूसरी, इसमें जो बायर्स होते हैं ये कोशिश करते हैं कि इसको मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, बट ये रिजेक्शन लेके डाउन में आ जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आपको और बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए इसको समझना। ठीक है, अब ये देखिए पर्टिकुलर इस डेट के चार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर होती है और ओपन होने के साथ साथ ट्राई तो ये करता है कि इसको ऊपर ले जाया जाए, बट ये ऊपर से रिजेक्शन लेती है। सेलर्स ने भी काफ़ी कोशिश की बट बाय इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, तो ये वीक के साथ पहली कैंडल क्लोज हो जाती है। तो इस पहली कैंडल में साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों प्रेशर हैं और पहली कैंडल को हम कोई अपने पूरे दिन की ट्रेड की कोई जजमेंट कैंडल नहीं मानते, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि अभी प्रेशर किस तरफ है, बायर्स का पलड़ा भारी है या सेलर्स का पलड़ा भारी है। तो यहाँ पर क्या है, बायर्स ने कोशिश तो अच्छी की बट वो उसको ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते हैं। सेकंड कैंडल आप देखेंगे वापस से आपकी जो ओपनिंग होती है और यहाँ पर ओपन होने के साथ ही ये क्या करती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है और सेलर इसको थोड़ा सा पुश करते हैं बाय फिर वापस। तो अभी तक मार्केट में कंफ्यूजन बनी होती है कि मार्केट में जाना है, बट हम ये देखते हैं सपोर्ट के पास है, हमें वो कैंडल, वो रिजेक्शन कैंडल फाइंड आउट करनी है जिसके बेसिस पे हम ये सोच पाए कि जो हमारा ट्रेड है सपोर्ट से ऊपर के लिए जाएगा या नीचे के लिए जाएगा। अब उसको हम कैसे रिजेक्शन कैंडल पे हम देखेंगे। तो रिजेक्शन की जो कैंडल होती है ना, मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप ये देख लीजिए, कुछ इस तरह की जो कैंडल होती हैं ये आपके सपोर्ट के आसपास बननी चाहिए, जिसमें आपकी दोनों तरफ विक होती है। ये बेसिकली क्या है, इनडिसाइसिव कैंडल है जो कि डिसीजन अभी तक प्लान नहीं कर पाई है कि मार्केट का मूवमेंट किधर होना है। तो एक तो ये कैंडल थोड़ी ठीक रहती है और आप दूसरी कैंडल अगर आप देखेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पर जो मार्केट था, यहाँ से ओपन होता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सेलर इसको कुछ इस तरीके से क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे विक बन जाती है। तो ये जो विक अपने आप में बनी है, तो ये विक आपको क्या दिखाती है कि जो यहाँ पर बायर का जो प्रेशर था
ऊपर तक सस्टेन नहीं कर पाए, सेलर ने इसको नीचे पुश किया, एक रिजेक्शन की कैंडल है। अगर इस तरह की कोई कैंडल आपको आपकी सपोर्ट के पास या पिवट पॉइंट्स के पास मिलती है तो ये आपको एक अलर्ट कैंडल हो जाती है कि भाई यहाँ से जो मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस है या मार्केट का मूवमेंट अभी किस तरफ होने वाला है। अभी आप देखिए यहाँ पर दो अच्छी खासी ग्रीन कैंडल ने आपको बायर्स का प्रेशर शो किया, बट नेक्स्ट कैंडल ने ही ऊपर से ये रिजेक्शन लेने के बाद क्लोज करता है और थर्ड इंडिसाइसिव कैंडल बनती है। जो नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन होता है वो आपके सपोर्ट के नीचे होता है। सपोर्ट के नीचे होने का मतलब ये होता है कि जो बाइंग का जो प्रेशर था ना, जो बायर्स आज के दिन इस मार्केट को सपोर्ट से ऊपर ले जाते हुए पिवट पॉइंट तक ले जा सकते थे, उनके पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इसको मार्केट को अप ट्रेंड में ले जाएं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपकी जो कैंडल थी एक बेरिश कैंडल क्लोज होती है। अब जो बेरिश कैंडल क्लोज होती है तो ये आपके लिए अलर्ट कैंडल हो जाती है, क्योंकि अब एक तो ये सपोर्ट के नीचे हो गया और ये दोनों की दोनों जो आपकी बायर्स की जो कैंडल थी उनके भी नीचे क्लोज कर रही है, तो ये आपके लिए एक अलर्ट कैंडल हो गई। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो कैंडल बनी है वो कैंडल का फॉर्मेशन आपको ये बता रहा है कि ये इंडिसाइसिव कैंडल है, इसका डिसीजन अभी प्लान नहीं हुआ है कि ऊपर जाएगी या नीचे, बट आपके पास यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है कि एक तो पिवट्स पॉइंट के नीचे है, दूसरा सपोर्ट के नीचे भी क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने। तो अभी जो प्रेशर है, जो आज का सेंटिमेंट इसमें बन रहा है वो किस तरीके के लिए बन रहा है, वो बेरिश बन रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जब आपको इस तरह की कोई कैंडल फॉर्म होती है तो इस कैंडल के साथ ही आप क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। आप ट्रेड अगर यहाँ से इनिशिएट करते हैं तो ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, तो एटलीस्ट आपको स्टॉप लॉस को सपोर्ट तक रखना होगा, ये आपके एसएल हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं S2 तक के लिए। क्यों? क्योंकि जो आपके आज की डेट का जो प्राइस का मूवमेंट है वो बेसिकली क्या रहता है, किस तरीके से ट्रैवल करेगा, या तो S1 से अप डाउन करते हुए पिवट पॉइंट तक करेगा, या सपोर्ट से डाउन अप करते हुए S2 तक करेगा। तो जब हमें पता है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है ऑलरेडी यहाँ पर बियरिश है, यहाँ पर भी हमें सेकंड कंफर्मेशन मिल जाती है, तो हम अगर यहाँ से प्लान करते हैं तो हम S2 तक के लिए प्लान कर सकते हैं। तो जो पहला ट्रेड हमारा बनना चाहिए वो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड का प्लान कर सकते हैं इस कैंडल के साथ, ठीक है। और एसएल जो है यहाँ पे रहता है। अब इसको मैं एक चार्ट में बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। अब आप देखिए जो ये एसएल हो रहा है ऑलमोस्ट आपका 20 पॉइंट का हो रहा है, बट जो आप टारगेट प्लान करने वाले हैं वो S2 तक करने वाले 60 पॉइंट, यानी कि आप मोटा मोटा देखेंगे तो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो आप ये देखिए, आप पिवट्स पॉइंट को एज अ स्ट्रेटेजी मान के अगर ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहला सबसे जो मेन काम होता है ट्रेड में, अपने लॉस को कम करना होता है। लॉस कब कम होगा, एक तो आप सही जगह से ट्रेड को इनिशिएट करें, और एसएल की जो वैल्यू है, एसएल की वैल्यू अगर आपका 1 है तो आपको एटलीस्ट 1:2 और 1:3 में ही काम करना है। अगर 1:1 का कोई ट्रेड आपको दिख रहा है, सपोज मैं आपको बताता हूँ, अगर ये कंडीशन नहीं होती, इसको भी मैं हटा देता हूँ, अगर कंडीशन कुछ ऐसी होती कि आपने जो ट्रेड प्लान किया है, सपोज आप ट्रेड यहाँ कहीं पे प्लान करते हैं, हालांकि हम इतनी दूर अपने सपोर्ट से नीचे करेंगे नहीं 40 पॉइंट का, और यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट मिलती हैं, तो अगर इस तरह का कोई ट्रेड आपका बनता है तो उसे आपको अवॉइड करना है। रीज़न क्या है, आपका रिस्क और रिवॉर्ड 1:1 है, ठीक है। अब 1:1 होने की वजह से आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होनी है वो आपकी ज़ीरो होनी है। रीज़न क्या होगा, अगर आप दिन में 2 ट्रेड करते हैं और पूरे मंथ में ट्रेडिंग सेशन ऑलमोस्ट 20 होते हैं, तो आप 60 ट्रेड करते हैं, ठीक है। 60 में से अगर आपके 30 ट्रेड आपके लॉस में चले गए और 30 आपके प्रॉफिट में चले गए, तो ओवरऑल तो आप जीरो में रहे ना, बट ब्रोकरेज और टैक्सेस तो आपके लगेंगे ही लगेंगे, तो आप वहाँ पे लॉस में रहने वाले हैं। तो प्रॉफिट को अगर आपको बढ़ाना है तो ट्रेड को पहले प्लान करने से पहले आपको ये डिसाइड करना है मेरा स्टॉप लॉस कितना है। स्टॉप लॉस है
तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिवॉर्ड होने वाला है 1:2 और 1:3 से नीचे काम ही नहीं करना है। अगर आपको 1:2 मिल जाता है, सपोज अगर ये आपको 1:2 यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया है, तो उसके बाद अगर आप सपोज यहाँ से ट्रेड, ये वाले ट्रेड की बात करते हैं जो हमने पहले बात की थी, यहाँ से इनिशिएट करते हैं तो 1:3 का मिलता है। अगर 1:3 का आपका है तो जब आपको ट्रेड यहाँ पे मिल रहा है, तो अगर आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल भी कर देते हैं तो आप एटलीस्ट प्रॉफिट में रहने वाले हैं, ब्रोकरेज भी निकल जाएगी। ट्रेलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेल करते हुए इस रैली को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपने अभी तक यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो आप एक ही ट्रेड में बने हुए, जो आपने यहाँ से लिया था, यहाँ पे ट्रेल किया, फिर यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, तो आपने दिन का एक ट्रेड किया है। तो दिन के एक ट्रेड में 65 से 70 रुपये आपके ब्रोकरेज प्लस टैक्सेस मिला के लग जाने। आप किसी भी ब्रोकर में काम कर रहे होंगे तो ऑन एन एवरेज आपके 65 टू 70 रुपीज़ एक ट्रेड में आपको लगना है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अगर आप यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, अगर आपने ट्रेड इनिशिएट ही कर दिया तो 70 रुपीज़ तो ब्रोकर की जेब में जाने ही है। आपने दूसरा ट्रेड इनिशिएट कर दिया तो फिर 70 जाने हैं। गलती से अगर आपने फटाफट स्कैल्पिंग जैसा कुछ छोटा मूव पकड़ने की कोशिश करी, आप 10 ट्रेड कर देते हैं तो 700 रुपये तो आपके ब्रोकरेज और टैक्सेस मिला के आपको देने ही है। 10 ट्रेड के बाद ये भी श्योर नहीं कि आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में। अगर आप लॉस में हो गए तो लॉस प्लस टैक्सेस हो गए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर आप अपने सेटअप पे काम करेंगे तो एक चीज़ तो क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजी भी बिल्डअप हो जाती है। आप क्या करते हैं, आप अननेसेसरी कहीं पे ट्रेड नहीं करते हैं। आपको पता है कि अगर मैं पिवट्स पॉइंट के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा हूँ तो जब मेरी ट्रेड की वैल्यू या तो पिवट्स पॉइंट के पास आएगी तो मैं देखूंगा कि मार्केट की मूवमेंट किस तरफ हो रही है, वैसा मैं प्लान करता हूँ। सपोर्ट के पास है तो आपने वेट किया, आपने डबल कंफर्मेशन के बाद यहाँ से ट्रेड इनिशिएट किया। तो आप ट्रेड कब ले रहे हैं, जब आपकी वैल्यू पर कोई चीज़ आ रही है, कोई प्राइस आपकी वैल्यू को हिट कर रहा है तो आप उस ट्रेड को ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा, तो मल्टीपल ट्रेड आपके नहीं होंगे। मल्टीपल ट्रेड आप नहीं करेंगे तो आपके ब्रोकरेज और टैक्सेस भी जनरेट नहीं होंगे। प्लस आपको अपने ट्रेड में पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने एनालाइज किया हुआ है, आपने ऑलरेडी ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि अगर मैंने ट्रेड यहाँ से लिया है तो ये मेरा एसएल होना है, अगर इससे थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो मैंने अपने ट्रेड से एग्जिट कर देना है। तो प्रॉपर प्लान आपके पास है, जो प्लान आपको ये बताता है कि आपका एग्जिट पॉइंट कहाँ पर है। अगर आपको अपना एग्जिट पॉइंट पता है ना, तो एंट्री करने के बाद आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं जिस तरीके की भी मूवमेंट मार्केट में आपको मिलती है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि आपको पिवट्स पॉइंट में किस तरीके से ट्रेड को इनिशिएट करना है। अब आप देखिए सेकंड चीज़, आपने इसमें लालच नहीं करनी है, बिल्कुल भी ग्रीड को अपने ट्रेड में आने नहीं देना है। जब आपने अपना ट्रेड इनिशिएट किया था तो इनिशिएट करने के साथ ही आपने ये चीज़ डिसाइड कर लिया था कि जब मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया है तो इतना अगर मेरे को अपना एसएल देना है तो S2 तक मुझे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। रीज़न क्या है, इसके बाद क्योंकि सपोर्ट टू S1, ये S2, S3, ये सारी जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं। सपोर्ट से अगर मार्केट ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया तो ये मार्केट रिवर्स भी हो सकती है, तो वो रिस्क आपको नहीं लेना है। आपको एटलीस्ट एक सपोर्ट से दूसरी सपोर्ट तक का ही ट्रेड इनिशिएट करना है। उसके बाद फिर अगर आपका ट्रेड यहाँ पे मिल जाता है तो आप अपने ट्रेड से एग्जिट करने के बाद आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि क्या मार्केट अगेन आपको कोई इंडिकेशन दे रहा है कि ये अपवर्ड जाने वाला है, डाउनवर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। बट आज की इस वाले पर्टिकुलर डेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका सेंटीमेंट था वो ओवरऑल बियरिश चल रहा है, क्योंकि पिवट पॉइंट के भी नीचे हैं और सपोर्ट के भी नीचे मार्केट चल रही है, तो बियरिश है तो यहाँ पे तो आप बियरिश के ही सोचेंगे। अब ऐसी जगहों पे जब आपको ऐसे रजिस्ट्रेशन मिल रहा है तो आप अवॉइड कीजिए कि मैं यहाँ पर कॉल के लिए ट्रेड करूँ। रीज़न क्या है, मार्केट का जब सेंटीमेंट ही आपको बियरिश मिल रहा है तो आप कॉल की तरफ क्यों जाएंगे। आप दो काम करने के बजाय एक काम को परफेक्टली करेंगे तो उसमें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। आप कॉल और पुट दोनों को ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जब आपको पता है कि पिवट्स पॉइंट को आप अपने बेस मान लीजिए, इसके नीचे मार्केट रहेगा तो आपको उस दिन के लिए सिर्फ बेयरिश ट्रेड ही पकड़ने की कोशिश करनी है। अगर पिवट्स पॉइंट के ऊपर आपका प्राइस चल रहा है तो आपको वहां पे क्या करना है, उस जगह पे आपको सिर्फ
बुलिश ट्रेड यानी कि कॉल के ट्रेड पकड़ने की कोशिश करनी। तो आपकी एक तो कन्फ्यूजन ये हट जाएगी कि ये रेड के बाद ग्रीन बन रहा है तो मैं कॉल ले लूँ, वो नहीं करना है। क्यों? आप हमेशा यहाँ पर बेयरिश ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने ये पकड़ा है, आपका अगर यहाँ पर कुछ बनता है तो आप यहाँ पे पकड़ते हैं। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड तो कैप्चर किया जा सकता था, बट यहाँ पर एक कंसोलिडेट के बाद मार्केट ने इससे भी नीचे एकदम से एक कैंडल में 5 मिनट की एक कैंडल में यहाँ पर लगा दी, तो इस ट्रेड को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ से आप देखेंगे रिएक्शन लिया, बट हम क्योंकि बेरिश होने की वजह से आज हम पुट के ट्रेड की तरफ ही अपना फोकस रखेंगे। तो देखिए जब ये वापस से S2 के पास आती है तो यहाँ से ये एक रिजेक्शन की कैंडल आपको मिलती है। ठीक है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो अगेन यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है ना, कि आप इस कैंडल के साथ ट्रेड को इनिशिएट कीजिए और स्टॉप लॉस कितना रखना है, इससे थोड़ा ऊपर रख लीजिए, और अगेन आप कहाँ तक S3 के लिए आप प्लान कर सकते हैं। अगर इस तरीके का आपने कोई ट्रेड यहाँ पे प्लान किया होता तो हम देखते हैं वो कैसा बनता। अगर सपोज आप यहाँ पे कोई ट्रेड को प्लान करते हैं, इस जगह से मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो आपका क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रहने वाला था एक बार यहाँ पे देखना पड़ेगा। और इसमें आप देखिए अगर आप यहाँ से इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं तो आप SL को आप कितना कम, ऑलमोस्ट वही 20 25 27 पॉइंट रख रहे हैं आप। अगर आप 28 30 पॉइंट भी रख रहे हैं तो आप प्रॉफिट कितने लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का प्रॉफिट ले रहे हैं, 1:2 से कहीं ज़्यादा है। तो इस तरह के ट्रेड आपको इनिशिएट करने हैं। खाली आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट मेरी डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं इसको कहीं से भी ट्रेड ले लूँ। वही जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपको ट्रेड कहीं यहाँ से मिलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ कहीं से आप पकड़ रहे हैं, तो इस ट्रेड को आपको यहाँ से इनिशिएट करने से अच्छा है कि आप इस ट्रेड को इनिशिएट ही ना करें। रीज़न क्या है, जब आपका रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पे रिस्क आपका ज़्यादा है रिवॉर्ड कम है, तो ऐसे ट्रेड को क्यों करना है। आपको ट्रेड वो पकड़ने जहाँ पे कि आपका स्टॉप लॉस कम से कम हो। और बेसिकली ये जो पिवट्स पॉइंट है ना, ये अपने आप में बहुत ही वास्ट एक मतलब एक बहुत बड़ा विषय है कि अगर हम इसको ट्रेड करने लगें तो हमें बहुत सी चीज़ों को अपने ध्यान में रखना होता है। तो आज की जो ये वीडियो है बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पिवट्स पॉइंट से हम ट्रेड को किस तरीके से कैप्चर करते हैं, किस किस कंडीशन में करते हैं और कहाँ पे हम इसको अवॉइड करना है। अवॉइड करने का मैंने बताया, रिस्क को सबसे पहले कम करना है, अपनी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या कहता है कि मेरी अगर कंफर्मेशन होगी ट्रेड की तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज अगर ये पूरा दिन भी मार्केट ऐसे चलता रहता है बट मुझे कंफर्मेशन नहीं है तो वहाँ पे मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। क्योंकि अगर आपने ये हैबिट अपने में डेवलप कर ली तो ये अल्टीमेटली आपकी साइकोलॉजी को बिल्डअप कर रहा है। लॉन्ग टर्म में जब आप छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं दिन के सिर्फ 2 ही ट्रेड ले रहा हूँ, एक तो मेरी ब्रोकरेज बच रही है, उन ट्रेड में भी मैं कंफर्मेशन के बाद ले रहा हूँ, तो मेरी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जो आपका पिवट पॉइंट है 80 to 90% की आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड कराता है अगर आप ट्रेड को सही से इनिशिएट करते हैं। तो चलो ये तो एक पर्टिकुलर डे में बहुत लंबा टाइम लग गया, किसी और डे को हम यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। उसके नेक्स्ट डे की बात करते हैं, ये 18 तारीख की बात है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा, 18th को अगर आप देखेंगे जो मार्केट की ओपनिंग होती है, अब मैं इसको शॉर्ट में जल्दी जल्दी करता हूँ और किसी पर्टिकुलर वीडियोस में इसके बेसिक्स की पॉइंट आपके लिए ले आऊँगा ताकि आपको ये 2-3 वीडियोस पिवट्स पॉइंट की देखने के बाद ये क्लैरिटी हो जाए कि मार्केट में अगर आपके पास अपना कोई पर्टिकुलर सेटअप नहीं है। सेटअप क्या होता है, कोई स्ट्रेटेजी हम बोल देते हैं, स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, किसी एक तरीके पे आपने कितने लंबे समय तक प्रैक्टिस की है, वो आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल है, वही हमारी स्ट्रेटेजी हो जाती है। यहाँ पर कोई बुक्स में कोई ऐसा नहीं लिखा है कि ये वाली स्ट्रेटेजी ही काम करेगी। आपको अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग देखना है कि आप किस तरीके के टाइम फ्रेम में और किस तरीके से मतलब प्रॉफिटेबल है। आपको लगता है कि भाई मैं पिवट्स पॉइंट को अच्छे से यहाँ पर पहचानने लगा हूँ, पिवट्स पॉइंट को मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ और वहाँ पे रेजिस्टेंस कैंडल को पकड़ना मुझे आ गया, तो ये इकलौती स्ट्रेटेजी आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। आपको 50 स्ट्रेटेजी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको अभी पिवट्स पॉइंट्स बताया है तो आप कल मार्केट ओपन होते ही साथ आपने अपना ट्रेड शुरू कर दिया। आप इसका बैक टेस्टिंग कीजिए, कम से कम 6 महीने का आप डेटा उठा के देख लीजिए, एक अपना जर्नल मेंटेन कीजिए। जर्नल में आप नोट कीजिए कि अगर मॉर्निंग में ये ट्रेड बना, इस ट्रेड को अगर मैंने लिया होता तो दिन के 2 ट्रेड लेने के बाद क्या महीने में मैं प्रॉफिटेबल हूँ।
1 महीने में प्रॉफिटेबल हूँ, 2 महीने में हूँ, लास्ट 6 महीने से 1 साल का अगर आप डेटा उठाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल जो है ये आपको प्रॉफिटेबल बनाता है, बहुत अच्छे लेवल से प्रॉफिटेबल बनाता है। अच्छे लेवल से मैं क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक इसको लाइव मार्केट में टेस्ट किया है, बैक टेस्टिंग की है, तो मुझे पता है कि ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम करती है। बट यहाँ पर भी अगर ये वीडियोस अभी 10 लोग देख रहे होंगे तो 10 में से हो सकता है कि 7 लोगों को तो प्रॉफिट हो रहा है, 3 को नहीं हो पा रहा है। 3 को क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उन लोगों का अभी मार्केट में बैठने का, मार्केट को देखने का, मार्केट में जो एक होता है ना कि अपने अंदर बहुत जल्दबाजी होती है कि मेरे को ट्रेड लेना है, जब तक वो उस चीज़ को मिनिमाइज नहीं करेंगे, मार्केट को अच्छे से समझेंगे नहीं, वो पेशेंस डेवलप नहीं करेंगे, तब तक वो इस स्ट्रेटेजी से भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। प्रॉफिट कब बना पाएंगे? जब वो इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके देखते हैं। बैक टेस्ट करेंगे तो जब हम किसी चीज़ के लिए बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, हमें पता चल जाता है कि ऐसी कैंडल बनेगी तो ये मुझे करना है। तब आपको कोई बताएगा नहीं। अगर आप बिना सोचे हुए यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपको तो लगेगा पिवट पॉइंट्स के नीचे सीधा मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड ले लेता हूँ। अगर सपोज कीजिए आप यहाँ से पुट का ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं मार्केट कुछ पॉइंट तो आपके डायरेक्शन में जाएगा, बट अपोजिट में इतना जाएगा कि आप इतना लॉस देख ही नहीं पाएंगे, आप अपनी ट्रेड को कट कर देंगे। ट्रेड को कट कर देंगे, जबकि जो मार्केट को काफ़ी लंबे समय से देख रहा है, जिसमें पेशेंस है, उसको पता है कि मेरे को ट्रेड इनिशिएट करना है तो पीवट पॉइंट के पास में करना है या फिर सपोर्ट के पास। जब मैक्सिमम कैंडल आपके यहाँ पर पहुंच गई, ये रिजेक्शन आ गया, तो वो यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करेगा ना। तो आप देखिए उसके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा, बट वहां पे जो टारगेट होगा वो S1 तक होगा। तो ये फर्क पड़ जाता है एक प्रैक्टिस किए हुए बंदे में और एक वो जो नए नए आते हैं। तो पिवट पॉइंट बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है, ये बिल्कुल भी लैगिंग नहीं है, क्योंकि ये आपको प्राइस के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रहा है, ये ऑलरेडी पिछले दिन के प्राइस के मूवमेंट के आधार पे आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके रखता है। आपको उसको देख के काम करना है ना। अगर आप जो मेरा की पॉइंट जो मेरे को लगता है कि सबसे पहले अपने लॉस को कम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़, पीवट्स पॉइंट के नियर बाय ही आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, सपोर्ट के नियर बाय करना है, ऐसे बीच में कहीं पर रैंडमली ट्रेड नहीं करना है। आप रैंडमली ट्रेड करेंगे, अगर आपने पुट का ट्रेड लिया है तो आप इतने पॉइंट के लिए बैठे हैं, बट लॉस भी इतने के लिए है ना। जब आपको 50-50 का प्रॉफिट एंड लॉस होना है तो अल्टीमेटली आपको लॉस ही होना है। तो सेकंड चीज़ आ जाती है कि आपको अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करना है। 1:2 मिनिमम है अगर आपको ट्रेड करना है, 1:3, 4 वो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं वो आपकी ट्रेडिंग एबिलिटी और आपके पेशेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए हम इस चार्ट को देख रहे तो इस चार्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो ट्रेड बनता था वो कहीं यहाँ से बनता था, क्योंकि आप देखेंगे इसने यहाँ से रिजेक्शन ली अच्छी खासी और ये कैंडल यहाँ पर आई है। तो हम पीवट पॉइंट के जितने नज़दीक होते हैं वहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। रिजेक्शन भी हमें मिल गया है, पीवट पॉइंट के नीचे डबल कन्फर्मेशन है, तो यहाँ से एक ट्रेड बनाया जा सकता था। ठीक है, शॉर्ट वर्ड्स में मैं जल्दी से इस वीडियो को बताऊंगा, अदरवाइज ये बहुत लंबी हो जाएगी। अब हमें पता है कि पीवट पॉइंट्स के नीचे हैं और बेयरिश सेंटीमेंट में है, तो मैं यहाँ पे कॉल के लिए कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा, कॉल के लिए सोचूंगा नहीं। उससे क्या होगा कि मेरी जो फोकस रहेगा सिर्फ पुट के ट्रेड में रहने वाले उस दिन। ठीक है, हम लॉसेस कब करते हैं? जब हम कॉल पुट करते हैं। लेकिन अगर आपने एक डायरेक्शन पकड़ ली, उसी डायरेक्शन में अपनी वैल्यू का वेट करके अगर आप ट्रेड लेते हैं तो 110% है कि आप उसमें प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए S1 के पास आता है, S1 के पास कुछ देर ठहरता है। अब S1 के पास ग्रीन कैंडल बनने के बाद मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे को कॉल के लिए जाना है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर देखूँ, अगर ये कॉल के पास जाता भी है तो मैं वेट करूंगा कि ये पिवट पॉइंट के पास आए, और पिवट पॉइंट को अगर एक अपर क्लोज करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मैं कॉल के लिए सोचूंगा, पिवट पॉइंट के नीचे तो मैं कॉल के लिए नहीं सोचूंगा। ठीक है, अब देखिए मार्केट यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करता है, टाइम पास करता है, फिर यहाँ पर क्या करता है, ये जो कैंडल है इसको क्लोज करता है, सेकंड इसके नीचे आता है। अब इसके नीचे आने के बाद भी आप देखिए यहाँ पर फिर से इसने कंसोलिडेट के नीचे किया। अभी तक मेरे को यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल या ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं मिला जिसको मैं ये कह सकूं कि कुछ इस टाइप की कैंडल थी कि ऊपर से तो आई है और नीचे कुछ इस तरीके से रिजेक्शन के साथ, मतलब ऊपर से अच्छा खासा रिजेक्शन मिला हो तो मैं कर सकता था। अब रिजेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एक थोड़ी सी मेरे को इस तरह की कैंडल मिलती है, बट आप देखिए ये लगभग 1 बजे का टाइम है, आपको थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखना है। जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, आप देख लीजिए लगभग 9:15 से अगर आप देखें, 9:15 से लगभग 11 बजे का जो टाइम होता है ना, वो बहुत ही वॉलेटाइल होता है, उसमें बहुत अच्छे से ट्रेड इनिशिएट किए जा सकते हैं। अगर आप 11 बजे के बाद
और 2 बजे तक का टाइम देखेंगे तो ये मार्केट का एक कंसोलिडेट जोन होता है, एक साइडवेज टाइप का रहता है, तो इसको तो अवॉइड करना चाहिए समय पे। ट्रेड इनिशिएट करने से आपको कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, 10 पॉइंट नीचे जाएगा, अल्टीमेटली आपका टाइम डिके होने की वजह से आपका लॉस ही होना है, चाहे मार्केट उसी पॉइंट पे खड़ा हो जहां से आपने ट्रेड लिया था। तो ये वाले पॉइंट को अवॉइड करते हैं। फिर अगर आप आ जाते हैं 2 बजे के बाद, 2 से लेके 3:30 बजे तक फिर आप ट्रेड को देख सकते हैं। अब उसमें भी क्या है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है। तो ये 2 टाइम फ्रेम ऐसे होते हैं जहाँ पे कि ट्रेड को अच्छे से आपको मतलब प्रॉफिट होने की चांसेस है। और जो दिन के बीच का समय है 11 से 2 बजे के बीच के आसपास के, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और ट्रेड करने के लिए पिवट पॉइंट को आपको मतलब बैक टेस्टिंग जरूर करनी है। बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अभी चलिए कुछ और डेटा रेंडमली ऐसे उठा लेते हैं कहीं से भी। अब देखिए कोई एक ये डेटा उठा लेते हैं रेंडमली। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज के जो वीडियोस है ना, इसमें बेसिकली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप रिजेक्शन कैंडल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अपनी ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड को प्लान करने के लिए आपको दोनों डायरेक्शन में नहीं सोचना है कॉल और पुट का, एक डायरेक्शन पकड़नी। वो हमें कौन बताता है, पिवट्स पॉइंट बताता है। अभी आप ये देखिए पिवट्स के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ओपनिंग यहाँ पर होता है, और ओपनिंग के साथ ही साथ आप देखेंगे ओपन हुआ और धीरे से क्लोज होते होते नीचे आया। अब आप एक चीज़ आपने अगर ध्यान दिया होगा, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूँ। जूम के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मार्केट अपने प्रीवियस पिवट पॉइंट को भी कितना रिस्पेक्ट करता है। मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर होती है और कैंडल अपने ओपनिंग के साथ ही थोड़ा सा डाउन आते आते आते, अब रिजेक्शन आप नोटिस कीजिए, रिजेक्शन कहाँ से ले रहा है, रिजेक्शन प्रीवियस डे के पिवट्स पॉइंट, ये सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 रहा होगा, उस ये सपोर्ट 1 है एक्चुअली में, क्योंकि पिवट्स पॉइंट ये था ना। तो देखिए सपोर्ट 1 से ये रिजेक्शन ले रही है। तो लास्ट डे के इस कैंडल ने इस प्राइस को भी कितना रिस्पेक्ट किया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बन रही है, पिवट्स के बाद ये रिजेक्शन कैंडल बन रही है। तो अब अगर मैं रिजेक्शन कैंडल को देखता हूँ तो ये एक बहुत बड़ी रिजेक्शन कैंडल है और ऑलमोस्ट कितने यहाँ से रिजेक्ट हुई है। तो अगर मेरे को डाउन ट्रेंड में कोई ट्रेड देखना था तो मैं यहाँ से एक बार को कोशिश कर सकता था, और यहाँ से अगर मैं इसकी कोशिश करता हूँ तो आप देखिए ये हटा देते हैं मैं अगर यहाँ से कोशिश करता हूँ तो स्टॉप लॉस मैं पिवट पॉइंट तक का ही रखूंगा, और जो मेरा ट्रेड होने वाला है S1 तक होने वाला है। बट मार्केट ने क्या किया, आप देखिए ऑलमोस्ट आपको कितने पॉइंट आप देखेंगे आपके डायरेक्शन में गया तो है, बट ऑलमोस्ट ये आप देखेंगे, यहाँ से देख लेते हैं इसको, ऑलमोस्ट कितना 34 पॉइंट गया है, और स्टॉप लॉस कितने का था, 8 पॉइंट का था। तो 10 का भी होता तो 1:3 का टारगेट आपको दे के गया है। बट हम यहाँ तक एक्सपेक्ट करते हैं तो या तो हम इसको ट्रेलिंग करके नीचे तक आ जाते हैं, अगर हम इसको ट्रेल भी कर लेते 1:1 1:2, तो अगर ये हमारा यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन भी जाता तो हमारे स्टॉप लॉस को हिट करता ट्रेलिंग वाले को, तो हमें लॉस नहीं होता। बट अगर ये कंटिन्यू करता तो हमें प्रॉफिट देता। तो ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल मिलने के बाद भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लेकिन 10 पॉइंट्स बुक करने के बाद ही निकलेंगे, ठीक है। बट अगर ये हमारी डायरेक्शन में चल जाता तो ऑलमोस्ट आप देखिए पिवट्स पॉइंट के यहाँ से लेके आपको 65 पॉइंट तक कुछ मिलने वाले थे, बट वो नहीं मिल पाए। तो फिर सेकंड चीज देखते हैं, आज की मार्केट जो है दोनों तरफ यहाँ पे मूव की है। आप देखिए पिवट पॉइंट के नीचे इसने शो करने के बाद वापस से ये पिवट पॉइंट के पास आती है और यहाँ पर से ऊपर जाने की कोशिश करती है। बट यहाँ पर मुझे अभी कोई ऐसी रिजेक्शन कैंडल फॉर्म नहीं दिख रही है कि मैं बोलूँ कि अब यहाँ पे जो रिजेक्शन कैंडल होनी है वो कुछ इस टाइप से होनी है कि यहाँ नीचे डाउन के लिए कोई चीज़ आती है और उसकी जो विक बननी है वो विक ऐसे बननी है, मतलब प्रेशर अप साइड का दिखना चाहिए। वो कहाँ पे, पिवट पॉइंट के आसपास। बट ऐसी कोई कैंडल मेरे को दिखी नहीं है, तो हम इस वाले ट्रेड को तो पकड़ नहीं पाएंगे, ये वाले को जो दिख रहा है, बट ये ट्रेड है ही नहीं अपने आप में। फिर ठीक वैसे ही हम आगे चलते हैं, मार्केट यहाँ से चलता रहता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर वापस से ये पिवट पॉइंट के आसपास ही घूमने में लगा है। तो यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल की जो मैं बात कर रहा हूँ, आप ये एक कैंडल को कंसीडर कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से अपवर्ड्स जाने की कोशिश करता है बट क्लोजिंग इसके नीचे देता है।
और नेक्स्ट कैंडल आप देखेंगे इसको भी क्लोज करके बढ़ रही है। तो अगर आपको प्लान करना है ट्रेड तो कुछ ऐसी जगह पे प्लान करना था कि यहाँ से स्टॉप लॉस एटलीस्ट पिवट्स पॉइंट से थोड़ा ऊपर लगाना है। पिवट्स पॉइंट को कभी कभी टच करके मार्केट आ जाता है, कभी थोड़ा ऊपर, तो थोड़ा ऊपर इतना लगाइए कि 10-20 पॉइंट आपके पास रहें। तो ये वाला एक ट्रेड मैं बोलता हूँ जो कि हमें समझ में आता है कि हम ले सकते थे। और इसको हम अगर देखें, एक सेकंड रुकिए, ठीक है, अगर इस ट्रेड को हम देखेंगे तो हम स्टॉप लॉस कितना लगा रहे हैं, 10-11 पॉइंट का लगा रहे हैं। तो आप 15 अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आप 15 पॉइंट का लगा रहे हैं तो 1:3 आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो 1:2 तो आपको यहीं पे मिल जाता है, और 1:3 अगर 45 पॉइंट की बात मैं करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ कहीं पे आपका टारगेट इजीली मिल जाता है। तो आपको रिजेक्शन कैंडल को फाइंड आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए ये मेरे लिए एक रिजेक्शन कैंडल थी, तो मेरा अगर ट्रेड बनना होता तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ से इसको प्लान करता। यहाँ पे क्लैरिटी फर्स्ट वाले में थी क्योंकि रिजेक्शन अच्छा खासा मिला था, बट यहाँ पर क्या हुआ, हम पूरा प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हैं और 10-15 पॉइंट में निकल जाते हैं। बट ये वाला ट्रेड आप देखेंगे ट्रेलिंग के साथ साथ ऑलमोस्ट आपको कितने 64-65 पॉइंट दे रहे, जबकि आपने स्टॉप लॉस तो 15 पॉइंट का लगाया था। तो आप देखिए ऑलमोस्ट 1:4 का आपको यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है। तो अगर यहाँ पे 1:4 आपको मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 1:1 में ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है, तो यहाँ पर भी आप प्रॉफिट में रहें, यहाँ पर भी आप प्रॉफिट में रहें। तो पिवट्स पॉइंट में खाली आपको पिवट्स पॉइंट के साथ साथ रिजेक्शन कैंडल को भी जानना जरूरी है कि रिजेक्शन कैंडल कहाँ पे बन रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है। तो आज के इस वीडियो में लगभग इतना ही रखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। क्योंकि पिवट्स पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि आप बैक टेस्टिंग में कोई एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें उस समय भी मैं आपको ट्रेड इनिशिएट करने के तरीके ना बताते हैं। वहाँ पे पिवट्स पॉइंट में हम ये चेक करके देखेंगे कि हमें कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए। 1-2 महीने का हम बैक टेस्टिंग कर लेंगे, बहुत ही मतलब थॉरली ना करके, बस ऊपर ऊपर से करके हम सिर्फ देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसे एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। और आपको ये वीडियो देखने के बाद बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्ट करके ही आपको पता चलेगा कि पिवट्स पॉइंट अपने आप में कितना अच्छा काम करता है। आप कहीं पे भी उठा के देख लीजिए, मार्केट हमेशा क्या कर रहा है, पिवट्स पॉइंट की इतनी रिस्पेक्ट करता है कि आप देखिए अगर रिवर्स हो रहा है तो यहीं से हो रहा है, नीचे से क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसने उस वैल्यू को रिस्पेक्ट किया है। और यहाँ पर भी रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ जा रहा है, इस रेंज से बाहर गए ही नहीं है। आज का जो मार्केट था R1 और S2 के बीच में रहा। तो इस तरीके से आपको प्रीवियस डेटा उठाकर देखना है, उस डेटा पे अपनी ऑब्जर्वेशन लगानी है, जर्नल मेंटेन करते हुए दिन के 2 ट्रेड आपको देखने कि आपको कहाँ बन रहे। आपको हर ट्रेड को इनिशिएट कर पाए, हर ट्रेड को आप भुना पाए, ये पॉसिबल नहीं है। बट जो आपको अंदर से लगता है कि यार ये तो मैं रिजेक्शन कैंडल मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग बन रही है तो मैं ले सकता हूँ, हो सकता है किसी के अकॉर्डिंग कुछ और बन रहा हो। तो इस तरीके से आपको पिवट्स पॉइंट को यूज करना है। और पिवट्स पॉइंट स्ट्रेटेजी को अगर आप बैक टेस्ट करने के बाद लाइव मार्केट में भी, अगर बैक टेस्ट आपने 6 मंथ का कर लिया है, आप प्रॉफिटेबल है, तो आप लाइव मार्केट में जाइए। जब तक आप बैक टेस्टिंग ना करें तो उसको लाइव मार्केट में बिल्कुल भी ना आजमाएं। रीजन क्या है, क्योंकि आपके अंदर वो पेशेंस नहीं होगा कि अगर मार्केट मेरे अपोजिट थोड़ा भी जाए तो आपको इतना वेट कर पाए कि R1 तक जाएगा, आप उतना लॉस देख नहीं पाएंगे, तो आप वहां से एग्जिट कर जाएंगे। और ऐसा नहीं करना है कि 5-10 आपने बैक टेस्ट किया और उसी के अकॉर्डिंग आपने कंक्लूजन निकाल दिया कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। ये डिपेंड करता है तब अगर आप बैक टेस्टिंग लंबे समय के लिए करके देखते हैं कि आपने 6 महीने कर लिया, 1 साल कर लिया, तब जाके आप कह सकते हैं कि ये वाली स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये पिवट्स पॉइंट की पार्ट 2 वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और मेरा एक सजेशन आपके लिए रहेगा कि इस पिवट्स पॉइंट को यूज करने से पहले कम से कम 3 से 6 महीने की आप बैक टेस्टिंग कीजिए, उसको अपनी जर्नल पे इस ट्रेड को मेंटेन कीजिए, और तब आप देखिए कि उसका आपके लिए क्या रिजल्ट रहता है, आप किस तरीके से उस ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना पाए, या आपको किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इसमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। उसके बारे में मैं आपके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो से आपको ट्रेडिंग जर्नी में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड होती है तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और सपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।